हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। अब क्या कहता है ये टॉपिक? एक मिक्सचर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो क्या हम उन कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं? तो इसका आंसर है जी, बिल्कुल कर सकते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। अब वो टेक्निक्स क्या होती हैं, कैसे एक कंपोनेंट एक मिक्सचर में से सेपरेट होता है, वो सब हम देखेंगे। अब सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर में हम देखेंगे किस तरह से ये सब सेपरेट होगा। तो चलिए लिखते हैं बेसिकली हमें पढ़ना क्या है इस टॉपिक के अंदर। डिफरेंट methods of separation are used to get individual components from the mixture। ये है हमारा टास्क जो हमें करना है। अब ये टास्क कैसे होता है? हेट्रोजीनियस mixtures can be separated into their respective constituents by simple physical method like number 1 hand picking, number 2 sieving, number 3 फिल्ट्रेशन। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को हम अलग कर सकते हैं इन टेक्निक से। अब क्या होता है हैंड पिकिंग? अब मान लीजिए आपने अपने घर में देखा होगा, जब भी आपके घर में राइस बनते होंगे तो आपकी मम्मी या मेड प्लेट में राइस लेकर उसके अंदर से जो भी छोटे छोटे जो स्टोन्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो अलग निकालते हैं। तो इसको हम कहते हैं हैंड पिकिंग टेक्निक। कि अगर आपके पास कोई मिक्सचर है और उसके अंदर कोई इंप्योरिटीज है या फिर कोई कंपोनेंट है जिसे अलग करना है, हैंड से पिक करके बाहर निकाल दो, ये होती है हैंड पिकिंग। सीविंग होता है हमारे घर में, हमने देखा होगा इन किचन एक सीविंग डिवाइस होता है, मतलब छन्नी, जिससे क्या होता है जिन पार्टिकल का साइज बड़ा होता है वो उसके अंदर ही रह जाते हैं, बाकी छोटे छोटे पार्टिकल्स नीचे चले जाते हैं, उसको हम कहते हैं सीविंग। फिल्ट्रेशन के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, फिल्ट्रेशन यूजिंग फनल एंड मैनी मोर। फिल्ट्रेशन में हम फिल्टर करते हैं जो चीजें हमें चाहिए और जो चीजें हमें नहीं चाहिए। तो ये 3 टेक्निक्स है जिनके थ्रू हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम अलग अलग कर सकते हैं। अब इन्हीं पे बेस्ड अब हमें देखना है कि हम कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक कैसे निकालेंगे। तो हेडिंग डालिए ऑब्टेनिंग colored components
अब कलर्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो कलर्ड कंपोनेंट्स आर नथिंग बट बच्चों डाइज। जो डाई हमने सुना है और हमने देखा भी होगा, वही डाइज होती हैं। फ्रॉम ब्लू, ब्लैक इंक। अब हमारा यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें ब्लू ब्लैक इंक से कलर्ड कंपोनेंट दैट इज डाई को बनाना है। अब कैसे होता है ये? अब बच्चों कलर्ड कंपोनेंट डाई जो ब्लू और ब्लैक इंक जो होती है वो वाटर प्लस ब्लू और ब्लैक कलर्ड कंपोनेंट होता है। मतलब जो हमारे ब्लू और ब्लैक इंक होती है वो वाटर और कलर्ड कंपोनेंट का मिक्सचर होता है। अगर मैं किसी तरीके से इस वाटर को इस मिक्सचर में से रिमूव कर दूं तो क्या मुझे कलर्ड कंपोनेंट मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। पर सवाल उठता है कि वाटर को बाहर कैसे निकाला जाए? तो इसका तरीका है बच्चों, इसका बेस्ट तरीका है इवेपोरेशन। हम इवेपोरेशन करेंगे ब्लू ब्लैक इंक का, फिर होगा क्या? हम एक प्लेट पर इंक रख देंगे और फिर नीचे से उसको हीट देंगे। अब हीट देने से होगा क्या? जो उस कलर्ड इंक में वाटर प्रेजेंट था वो सारा कर जाएगा इवेपोरेट, और आफ्टर सम टाइम इवेपोरेशन रुक जाएगा और उस प्लेट में बचेगा क्या? कलर्ड कंपोनेंट। तो चलिए देखते हैं अब ये करना कैसे है हमें। प्रोसेस ऑफ evaporation is used to obtain colored components from blue/black ink. The process of evaporation is used to separate a substance which is dissolved in water. अब ये जो सारा काम हो रहा है वो किस पर बेस्ड है? ये इस बात पर बेस्ड है कि जो भी हमारा मिक्सचर है उसमें से वाटर वाला पार्ट वेपोराइज कर जाएगा और बाकी पार्ट वहीं पर बच जाएगा। तो इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that the liquid vaporizes easily, which या फिर यहां लिखेंगे vaporizes easily then the solid. अब इस प्रोसेस के थ्रू बच्चों
जो चीज वोलेटाइल होगी वो तो वेपोराइज हो जाएगी और नॉन वोलेटाइल चीज हमारे पास बच जाएगी। तो ये चीज भी हम इसके एक्सप्लेनेशन में लिख लेते हैं। इट हेल्प्स इन सेपरेटिंग volatile substance from non-volatile substance। ये था बच्चों ऑब्टेनिंग कलर्ड कंपोनेंट्स का एक्सप्लेनेशन। अब ये काम होता कैसे है वो देखते हैं। तो चलिए, यहां पर प्रेजेंट होता है हमारा स्टैंड, और इन बिटवीन दिस प्लेस्ड होता है बर्नर। जिसमें से कुछ इस तरीके से फायर बाहर निकल रही होती है। अब इस स्टैंड के ऊपर रखा होता है बच्चों हमारा बीकर। कुछ इस तरीके से। और बीकर के ऊपर रखी होती है वॉच ग्लास। और इन बिटवीन द वॉच ग्लास प्रेजेंट होती है ब्लू या फिर ब्लैक इंक। ये है बच्चों इंक। अब इस बीकर के अंदर फिल्ड होता है वाटर। अब जब ये वाटर, जब यहां से ये होता है बीकर, हम एक एक चीज को मेंशन कर देते हैं। ये होती है वॉच ग्लास, ये होता है बीकर, ये हमारा बर्नर, ये होता है वाटर। अब जब वो पानी अंदर से गर्म होता है तो बच्चों इसमें से जो स्टीम निकलेगी वो वॉच ग्लास को हीट देगी। अब हीट देने से क्या होगा, इंक का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और जब बॉइलिंग पॉइंट मैच कर जाएगा तो उस टाइम पर वाटर जो होगा इंक में से इवेपोरेट करना स्टार्ट कर देगा और कुछ कुछ ऐसे वेपर्स नजर आएंगे। ये है वाटर वेपर्स। अब कुछ ऐसे वाटर वेपर्स नजर आएंगे। अब होगा क्या, आफ्टर सम टाइम इंक में से
सारे के सारे वाटर वेपर्स गायब हो जाएंगे, बचेगा क्या, बस हमारा कलर्ड कंपोनेंट दैट इज डाई। अब बच्चों यहां पर एक सवाल उठता है कि सर हमने डायरेक्ट इस इंक को क्यों नहीं बर्न किया, हम चाहते तो इसको डायरेक्टली बर्न कर सकते थे, ये इन बिटवीन प्रोसेस क्यों है। तो बच्चों इसका जवाब है, अगर हम डायरेक्टली इंक को बर्न करते हैं तो डाई जो होती है डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो बिल्कुल ब्लैकिश हो जाती है और जिसकी वजह से डाई का कोई यूज नहीं रहता है। तो इसलिए इस प्रोसेस को यूज किया जाता है for the evaporation of water that is present in the ink to get the dye। अब इस स्टेप्स को हमें लिखना होता है, हमारे पेपर में हमसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, तो स्टेप्स हमें लिखने होते हैं। तो चलिए अब लिखते हैं क्या क्या स्टेप्स हमने इसमें यूज किए हैं। सबसे पहला काम, तो स्टेप्स क्या होंगे, फिल हाफ अ बीकर with water, put watch glass on the mouth of the beaker, put few drops of inks on the watch glass। Number 4, now start heating the beaker। Because we don't want to heat the ink directly। Continue heating till all water gets evaporated। तो ये थे बच्चों स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। अब सवाल पेपर में कैसे आता है, पेपर में आपसे पूछा जाएगा हाउ कैन वी कन्वर्ट द ब्लू और ब्लैक इंक इन कलर्ड कंपोनेंट्स। तो आपको ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन देनी होगी। तो चलिए अब हम जो नेक्स्ट चीज सीखने जा रहे हैं वो है सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क में से क्रीम को सेपरेट कैसे किया जाता है। आपने मार्केट में देखा होगा मिल्क अलग अलग तरीके का आता है, फुल क्रीम मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, सिंगल टोन्ड मिल्क। अब ये क्या डिफरेंस होता है फुल क्रीम मिल्क में, डबल टोन्ड मिल्क में या सिंगल टोन्ड मिल्क में। बच्चों इसमें क्रीम का डिफरेंस होता है, amount of cream that is present in the full cream is high as compared to that is present in the double toned or single toned। अब बच्चों अब कैसे इसमें से क्रीम निकाली जाती है वो प्रोसेस हम सीखने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिए सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब जो सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम द मिल्क के लिए प्रोसेस यूज होता है उस टेक्निक को बोला जाता है टेक्निक यूज्ड
इज सेंट्रीफ्यूगेशन। क्रीम का मिल्क से सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स को लिक्विड में से या फिर सॉल्यूशन में से अलग कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं ये हम देखेंगे। अभी आपको जो चीज याद रखनी है, क्रीम को मिल्क में से सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या काम करती है? सस्पेंडेड पार्टिकल्स को सॉल्यूशन में से या कोलॉइड में से अलग करने के काम आती है। तो चलिए इस बात को हम लिख लेते हैं। द प्रोसेस of centrifugation is used to separate the cream from milk. It is a method of separating the suspended particles of substance from a liquid। अब जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है वो एक मशीन की हेल्प से होता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूग कहते हैं। तो ये बात भी हम लिख लेते हैं। दिस प्रोसेस is carried out by the machine called centrifuge। अब सवाल उठता है कि सर सेंट्रीफ्यूग का यूज हम क्यों करते हैं जबकि हमारे पास एक बहुत आसान टेक्निक है फिल्ट्रेशन। तो बच्चों इसका जवाब है फिल्ट्रेशन के अंदर कुछ कभी कभार हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन मिल जाता है, जैसा कि हमने कोलॉइड में देखा था, फिल्ट्रेशन से हम कोलॉइडल पार्टिकल्स को अलग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा था। जब पार्टिकल का साइज एक सॉल्यूशन के अंदर बहुत छोटा हो तो फिल्टर पेपर उसको अलग नहीं कर पाता है। अब जब अलग नहीं कर पाता है तो कैसे हम मिक्सचर में से एक कंपोनेंट को अलग करें? उस केस में हम सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करेंगे। तो इस बात को हम लिख लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन हम यूज कब करेंगे। समटाइम्स this solid particles in a liquid are very small and pass through a filter paper। For such particles, the filtration technique cannot be used। तो ऐसे पार्टिकल्स के लिए जिनका साइज काफी छोटा होता है फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज नहीं होती है, वहां पर हम यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन का।
अब सेंट्रीफ्यूगेशन करते कैसे हैं इस पर बात करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली इस बात पर डिपेंड करता है कि दो जो मिक्सचर में दो जो कंपोनेंट्स हैं उनकी डेंसिटी वेरी करनी चाहिए। अब जिसकी डेंसिटी हाई होगी वो नीचे सेटल हो जाएगा और जिसकी डेंसिटी लो होगी वो ऊपर आ जाएगा। और सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर उन्हें तेजी से रोटेट करवाया जाता है जिसके थ्रू ये प्रोसेस होता है। रोटेशन से क्या होता है, जो हाई डेंसिटी वाले पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और लो डेंसिटी वाले पार्टिकल्स ऊपर चले जाते हैं। तो चलिए इस बात को हम लिख लेते हैं। द मिक्सचर is rotated rapidly so that the heavier particles in the mixture settle down to the bottom. अब अगर मेरे से कोई पूछे कि सर आप मुझे प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन बता दो कि किस प्रिंसिपल पर सेंट्रीफ्यूगेशन काम करता है, तो मैं बोलूंगा कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे बैठ जाएगा और जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर चला जाएगा इन सेंट्रीफ्यूग मशीन। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। लिख लेते हैं इस बात को, एग्जाम में पूछी जाती है आपसे। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ centrifugation is that the denser particles are forced to the bottom and the liquid being lighter remains at the top। तो ये था बच्चों सेंट्रीफ्यूगेशन। अब हम देखेंगे कि स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं। क्रीम को मिल्क में से कैसे निकाला जाता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो कोई स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं है, बहुत ही इजी फिनोमिना है। इसमें आप क्या करो, मिल्क लो, सेंट्रीफ्यूग मशीन में डालो और उसको चलाओ, क्रीम बाहर निकलेगी। अगर आपको और क्रीम बाहर निकालनी है तो दोबारा सेंट्रीफ्यूग मशीन को चलाओ एंटिल जब तक आपको क्रीम निकालनी है आप उसको यूज करते जाओ। तो अगर मैं लिखूं स्टेप्स ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, तो स्टेप नंबर 1 होगा टेक सम फुल क्रीम मिल्क। अब फुल क्रीम क्यों लिया है, क्योंकि इसके अंदर में क्रीम का जो लेवल होता है वो सबसे ज्यादा होता है। टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब, प्रोसेस 2 centrifuge it by using a centrifuging
machine for 2 minutes. A centrifugal machine बस सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम द मिल्क के काम नहीं आती है, ये बहुत सारी जगह काम आती है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो एप्लीकेशन नंबर 1, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक laboratories. डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज होता है फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। कैसे सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना है, आपको बस इतना याद रखना है, ब्लड और यूरिन टेस्ट के अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज होता है। एप्लीकेशन नंबर 2, यूज्ड इन डेयरीज। अब डेयरीज में क्यों यूज होता है ये हम पढ़ चुके हैं कि सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम द मिल्क, ताकि डेयरी वेंडर्स क्रीम को अलग बेच सके, मिल्क को अलग बेच सके। डेयरीज एंड होम टू सेपरेट butter from cream। यह है एप्लीकेशन नंबर 2। अब आ जाते हैं बच्चों एप्लीकेशन नंबर 3 पर। सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज वॉशिंग मशीन में भी होता है। जब आपको वेट क्लॉथ से पानी निकालना होता है, हम उसको गोल गोल घुमाते हैं, जिसकी वजह से क्लॉथ ऊपर रह जाता है और पानी सारा नीचे आ जाता है। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स। टू squeeze out water from wet clothes। अब बच्चों ये था हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है सेपरेटिंग two immiscible liquids। अब क्या मतलब है सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स का? क्या होते हैं इमिसिबल लिक्विड्स? अब इमिसिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं कर पाते होते हैं। अब मिक्स क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उन दोनों लिक्विड्स की डेंसिटी अलग अलग होती है। अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं तो अगर आप वाटर के अंदर ऑयल डालेंगे तो ऑयल और वाटर कभी मिक्स नहीं होते हैं, तो ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल लिक्विड्स। अब इमिसिबल लिक्विड्स हैं, उनको अलग कैसे करें ये हम पढ़ेंगे सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स में। अब मान लीजिए ये मेरा एक बीकर है, अगर मैं वाटर
और ऑयल के मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं तो नीचे आ जाएगा वाटर, सॉरी नीचे आ जाएगा सारा ऑयल और ऊपर रह जाएगा बस वाटर। अब मैंने इसको छोड़ दिया, अब होगा क्या, थोड़ी देर बाद बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, ऑयल वाटर के ऊपर आ जाएगा और वाटर अब नीचे चला जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वाटर बीइंग लाइट वो नीचे जाता है और ऑयल इसके ऊपर आ जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके सेपरेट करते हैं हम इमिसिबल लिक्विड्स को। अब कैसे करते हैं इमिसिबल लिक्विड्स को हम सेपरेट? इट इज डन by using funnels। अब कैसे फनल से क्या होता है ये सब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल टाइम आप बस जहां तक हमने पढ़ा है आप इसको रिवाइज कीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमसे जरूर पूछिए, और सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल टाइम थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं।